तो गाइस आज हम लोग बात करने जा रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ठीक है ना। तो पहले हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हम पहले समझेंगे कि उसका मतलब क्या होता है। देखिए ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला जो टर्म है इसको इससे लिया गया है। जो इलेक्ट्रोड्स आपने देखे हैं ना, जो इस डब्बे गमले के अंदर थे, तो इस गमले के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स थे इसमें क्या क्षमता है, इसकी पोटेंशियल चीज, मतलब नाम से पता चल रहा है इसकी क्षमता को डिटरमाइन करने की जो शक्ति है उसी चीज को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है ना। इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। इलेक्ट्रोड को हमने दो पार्ट्स में पढ़े थे, एक तो पढ़ा था, एक इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हो रहा था और एक में रिडक्शन हो रहा था। तो जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था उस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। और दूसरे इलेक्ट्रोड में हमारा क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, ठीक है ना। जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना स्टार्टिंग में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के उसी कहानी को देखो, उसको समझाने में 30 मिनट लग गए थे मुझे, और वही चल के आगे चल के वही जो कहानी है वो आपको काम आएगी, ठीक है ना। तो दूसरा जो पार्ट है वो है इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। तो दो तरह के आपने देख लिए। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में हमने क्या पढ़ा था, जो जिंक था वो क्या हुआ, वो आगे चल के उसने अपने आप को सेग्रीगेट किया। कैसे, Zn आगे चल के क्या हो गया, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ वो निकल गया, समझ रहे हो ना। तो इससे हमने, और फिर आगे हमने क्या पढ़ा था, दूसरा कॉपर, जो हमने कॉपर लिया था, वो कॉपर ने क्या किया, इस 2 इलेक्ट्रॉन को लिया और आगे चल के ये कॉपर बन गया। सिंपल, ये दोनों काम हुआ। लेकिन इसमें हमने क्या किया था, आगे चल के इसको काट दिया था और इक्वेशन को बैलेंस किया था। जब हमने इक्वेशन को बैलेंस किया तब हमने इस पार्ट को ऑक्सीडेशन बोला था और इस पार्ट को रिडक्शन बोला था। और ऑक्सीडेशन का जो फाइनल पार्ट था हमने उसको कैसे रिप्रेजेंट किया था, Zn/Zn2+, है ना। तो यही जो चीज है वही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, Zn2+, समझ रहे हो ना। यही चीज जो है ये ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में आती है। अच्छा ठीक है, अब समझते हैं इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। तो अब रिडक्शन में आप देखो यहाँ पे जो टोटल जो चीज आई है वो क्या आई है, Cu से Cu बनना। एक मिनट, Cu2+ था यहाँ पे, Cu2+ से लेके 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu बना, मतलब कि यहाँ पे Cu2+ से कन्वर्जन होना Cu का क्या कहलाएगा, और इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, समझ लो ना। तो यही बात आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कीजिए, इसको मत कीजिए, ठीक है ना। फिर मैं आपको आगे बताऊंगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। और फिर इन दोनों टर्म को हम यूज करेंगे। देखिए अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, ई ऑफ ऑक्सीडेशन, और अगर रिडक्शन हो गया तो क्या बोलेंगे, ई ऑफ रिडक्शन। समझ गए ना आप मेरी बात। तो ये होगी हमारी डेफिनेशन, मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन। अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो अब क्या है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना है ई को। बात तो एक ही है कि ई ही होगा, इलेक्ट्रोड को हम ई से ही रिप्रेजेंट करेंगे, पर स्टैंडर्ड में क्या हो जाएगा, ई का जो रिप्रेजेंट हो जाएगा उसमें रिप्रेजेंटेशन में आपको E0 लगाना पड़ेगा। E0 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो आप ई को E0 से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है ना, स्टैंडर्ड वाले में, और इलेक्ट्रोड वाले में ई से। अब देखो इसको ध्यान से सुनना मेरी बात। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है, जब यही इलेक्ट्रोड को हम एट 298 केल्विन और एंड 1 मोल कंसंट्रेशन में मेजर करते हैं, पोटेंशियल मेजर्ड एट, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, पोटेंशियल अच्छे से लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, पोटेंशियल measured at
298 केल्विन, 298 केल्विन आपको पता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, एंड 1 मोल कंसंट्रेशन। इस कंसंट्रेशन में और इस टेम्परेचर में जब हम किसी पोटेंशियल को मेजर करते हैं उसको क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? अच्छा, अब यहाँ पे भी इसकी तरह दो कंडीशन हो जाएंगी, एक हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ रहे हो? तो इसको ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको किससे करेंगे? ई नॉट ऑफ रिडक्शन से। अच्छा, हमने यहां तक क्यों पढ़ा? अब आपको सवाल आया होगा। देखो, ये जो चीज है ना, इस चीज से आप ये जो इलेक्ट्रोड का अगर आपसे सेल पूछा गया हो, मतलब इलेक्ट्रोड ऑफ सेल अगर पूछा गया हो, देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, मग्गे में हमने क्या लिया था? 2 इलेक्ट्रोड्स लिए थे, इतना तो आपने पढ़ लिया। दो, एक ऑक्सीडेशन था, एक पोटेंशियल था। अब इन दोनों को कौन कनेक्ट करेगा? एक सेल करेगा। तो इसी ई नॉट ऑफ सेल को निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रोड्स की जरूरत पड़ेगी। और इन्हीं 2 इलेक्ट्रोड को, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के इलेक्ट्रोड को जब हम ऐड कर देंगे तो हम ई नॉट ऑफ सेल निकाल लेंगे या ई ऑफ सेल निकाल लेंगे, मतलब पोटेंशियल। ठीक है ना? अगर हमको पूछा गया कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, मैं इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलूंगी, ठीक है ना, ई को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। अगर हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल बोला गया, पूछा गया, तो इसका डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ रहे हो? तो इसको आप एक ब्रैकेट में लिख ले। पर एक और बात आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया इस ई नॉट को, मतलब अगर स्टैंडर्ड अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पूछा गया तो आप यहाँ पे जस्ट ई नॉट लगा देने से, मतलब फॉर्मूला एक ही है। बस अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लिख देना, और अगर स्टैंडर्ड पूछा गया तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से ई नॉट हटा देना। बस यही है फॉर्मूला। अब इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन लेके आती हूँ आपके लिए। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आपको दिख ही गया होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में आने के बाद पता है किस चीज से ज्यादा डर लगता है? उनको इस टॉपिक से ज्यादा डर नहीं लगता, उनको सब कुछ आता है। इलेक्ट्रोड ऑफ सेल इज इक्वल टू सारा फॉर्मूला आता है, लेकिन नस्ट इक्वेशन वगैरह जो भी फॉर्मूलाज है सब आता है उनको। लेकिन उनको पता है कहाँ पे प्रॉब्लम होती है? ई नॉट ऑफ सेल अगर निकालने जाए तो आप उनको 2 वैल्यूज दी होती है, उनको समझ में नहीं आता कि इसमें प्लस करे किसमें माइनस करे। और आपको भी फ्यूचर में जाके यही प्रॉब्लम्स आएंगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना आपके प्रीवियस ईयर्स की बुक्स के, तो आपको पता है क्या दिखेगा? तब आपको ऐसे ही क्वेश्चंस दिखेंगे और तब आपको पता है कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, कहीं पे प्लस हो जाएगा, कहीं पे माइनस हो जाएगा। तो उन्हीं प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आई हूँ। उस ट्रिक का हमेशा इस्तेमाल करना, जितनी बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतनी बार उस ट्रिक को यूज करो और आपको 100% सही रिजल्ट्स मिलेंगे। पता है आपको क्या करना है? तो देखो, पहले तो आप बेसिक से सीखें और फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? एक लेवल आगे बढ़ेंगे। फिर ये है सबसे बेसिक और सबसे ज्यादा इजी। तो हमने क्या किए, 2 इक्वेशन लिए। ये है हमारा पहला इक्वेशन, ये है हमारा सेकंड इक्वेशन, ठीक है? तो पहले इक्वेशन में क्या हुआ, a + 2 और आगे, ठीक है मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ आपको क्या हुआ। a जो +2 के फॉर्म में था आयन, और उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लेके क्या किया, एक पर्टिकुलर एलिमेंट बना लिया, मतलब उसने जोड़ने की कोशिश की। मैंने पहले ही बोला था जहाँ पे टूटता है कोई एलिमेंट, यहाँ पे जैसे देखो टूटा, जहाँ पे टूटता है एलिमेंट उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये बात मैंने पहले भी बताई थी। उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, टूटा, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हुआ, जुड़ा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा रिडक्शन हुआ। बट हमको ये देख के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं पता करना, क्योंकि हमको अभी ई नॉट की वैल्यू दी हुई है। हाँ, ये देख के हम पता करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन हमको इस ई नॉट के हिसाब से इसको भी चेंज करना पड़ेगा। देखो, अगर आपको मेरी बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको बता दूं, आपको पहले क्या करना है, अब तक आपको जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, पहले आप क्या करना, देखना कि ये जो वैल्यू है ई नॉट की, आपको जो क्वेश्चन में दिए जाएंगे वो किसकी वैल्यू है, वो ऑक्सीडेशन की वैल्यू है या रिडक्शन की वैल्यू है। अगर आप इसको पता कर लोगे ना तो आपका 50% क्वेश्चन का आंसर वहीं पे निकल जाएगा, और तब आप ई नॉट ऑफ सेल आराम से निकाल सकते हो।
पर यहाँ पे क्या है, दिक्कत ये कि समझ में नहीं आ रहा कि ये ऑक्सीडेशन का है रिडक्शन का है। तो उसको देखने के लिए आपको इक्वेशन में जाना पड़ेगा। इक्वेशन में अगर आप जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, दो चीज ऐड होके कुछ बन रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज जो है वो डिवाइड हो रही है दो पार्ट्स में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन होगा तो हमको पहले लिख देना है कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना, आपको पहले रिप्रेजेंट करना है, फिर हमको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब देखो ये वाला बहुत सिंपल था, इसलिए आपने आराम से क्या किया, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन और आपने क्या किया, ई नॉट ऑफ रिडक्शन का इस्तेमाल करके दोनों जो वैल्यूज आपको दिए गए थे 0.34 और क्या आपको दिया गया था 2.37, इसको ऐड कर लिया और आपको फाइनली उसका आंसर मिल गया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको आएगा आंसर 2.71 समथिंग लाइक दिस, है ना। तो जो भी है इसका आंसर आपको समझ में आ गया, इसको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब ये भी ऑक्सीडेशन हो, ये भी ऑक्सीडेशन हो, या फिर ये भी रिडक्शन हो, ये भी रिडक्शन हो। ऐसे टाइम में आपको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है वो चीज मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी, तो बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, मैं आपके लिए वैसा ही टाइप का एक क्वेश्चन उठा के लाई हूँ। यहाँ पे सिंपली क्या हुआ, ऊपर भी रिडक्शन नीचे भी रिडक्शन, दोनों का एडिशन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे रिडक्शन ही हो रहा है। यहाँ पे आपको दोनों ई नॉट की वैल्यू दी है, तो आपको पता चल गया। पहले तो आपको क्या करना है, स्टेप 1 हमने क्या लिखा है, देखो आपको सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, आप सोल्यूशन में स्टेप 1 स्टेप 2 करके आंसर को सॉल्व कीजिए। तो स्टेप 1 क्या है, फाइंड वेदर द इक्वेशन इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है ना। पहले ये आपका स्टेप होगा। अच्छा स्टेप 2 अच्छे से लिखिए इस चीज को अपने नोटबुक में, ठीक है ना। इफ बोथ आर रिडक्शन या इफ बोथ आर ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। स्टेप 2 ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है ना, वैलिड फॉर बोथ, वैलिड फॉर बोथ, किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए भी और रिडक्शन के लिए भी। क्या है स्टेप 2, इसको ध्यान से देखिए। इसी चीज के लिए मैंने आपको स्टेप लिखा के दिए है क्योंकि इसमें सारे स्टेप्स आ जाएंगे। इस फर्स्ट स्टेप को देख के तो आप पहला टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो कि बहुत बेसिक होगा, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द चांस में ऐसे क्वेश्चंस आपको नीट में नहीं पूछे जाएंगे। आपको स्टेप 2 के वो फॉर्म बेस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो तब जाके आप वहाँ पे कंफ्यूज होंगे। तो सेकेंड स्टेप क्या है, इफ बोथ द इक्वेशन आर सेम, either oxidation or reduction, then तो चलो हम एक काम करते हैं, इधर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जगह चलो एक ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल पकड़ के चलते हैं, सर रिडक्शन का ही एग्जाम्पल पकड़ के चलते हैं, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में रिडक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम क्या मानते हैं कि अगर ऐसा अगर इक्वेशन हो जिसमें दोनों इक्वेशन मतलब अगर दोनों इक्वेशन में क्या हो, सेम हो, क्या, रिडक्शन, ठीक है ना। अगर दोनों में आपको अगर सेम रिडक्शन देखने को मिला तो बोथ द इक्वेशन आर सेम इन रिडक्शन, देन हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन, देख लो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप अगर ऐसे भी लिखना चाहो तो भी आप लिख लो, ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉमा में। मतलब आपको क्या प्रेफर करना है, हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन, मतलब दोनों तो रिडक्शन पता चल गया, अब इन दोनों में हायर वैल्यू कौन सी है, दोनों की, दोनों में से इसकी सब वैल्यू सबसे ज्यादा हाई है, दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, तो हम इसको प्रेफर करेंगे। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है। तो हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन, more favorable is the reduction, is reduction, मतलब जितना ज़्यादा वैल्यू होगी रिडक्शन की वही ज़्यादा फेवरेबल होगा किसके लिए, रिडक्शन के लिए। तो आपको ये मन में ख्याल आया होगा, तो अगर ये रिडक्शन हो गया तो ये क्या होगा फिर, बस हमने इतने से टर्म से हम क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब तो यही होगा कि ये ज़्यादा रिडक्शन की वैल्यू, मतलब इसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है रिडक्शन होने की। लेकिन तो इसका मतलब क्या है, तो ये 0.8 वाला क्या हो जाएगा,
इसकी कम वैल्यू है कि रिडक्शन की। इसका मतलब ये है कि हमको क्या करना है, हमको इस 0.8 को कंसीडर करना है उसका ऑपोजिट। क्या कंसीडर करना है, अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल हुआ तो हमको 0.8 को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसीडर करना है। समझ रहे हो ना? तो हमको क्या करना है, तो हमको ये मानना है ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन जो कि 0.8 है, और ई नॉट ऑफ रिडक्शन क्या हो जाएगा, हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन जो कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू था हमारा 0.5। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैंने क्या किया, मैंने दोनों के टर्म्स को चेंज कर दिया। और जब आप इस चीज को चेंज करोगे तो है तो ये रिडक्शन, हम इसको ऑक्सीडेशन कंसीडर कर रहे हैं, तो कंसीडर हम ऐसे ही नहीं कर सकते, ठीक है ना? हमको इसको कंसीडर करने के लिए हमको उसमें कुछ चेंजमेंट लानी पड़ेगी, और उस चेंजमेंट का मतलब है कि हमको क्या करना है, हमको उस जो वैल्यू है 0.8 वोल्ट की वैल्यू को माइनस के टर्म्स में लाना है, मतलब हमको उसको माइनस करना है, ठीक है ना? जब तक आप इसको माइनस नहीं करोगे तब तक वो ऑक्सीडेशन में नहीं आएगा। वो एक रिडक्शन पोटेंशियल वाली चीज है, उसको अगर आपको ऑक्सीडेशन में चेंज करना है तो आपको शिफ्ट करने के लिए उसको माइनस 0.8 में लाना है। इससे क्या हो जाएगा, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखो कैसे कर पाओगे। अब सिंपली आप ई नॉट ऑफ सेल लिख दीजिए और इसमें ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऐड कर दीजिए। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या दिखेगा, -0.8 प्लस 1.5। आगे चल के जो आज का वैल्यू आएगा मैं आप देख लेती हूँ नोटबुक में से, जो कि है 0.7। 0.7 वोल्ट है इसका वैल्यू, ठीक है ना, ई नॉट ऑफ सेल की। तो मैं आपके साइड में लिख के देती हूँ आपको, 0.7 ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू है हमारी। तो आप इसको नोट कीजिए, मैं फिर इसको रब आउट कर देती हूँ। और सिंपल एक और क्वेश्चन मैं इसी के टाइप का दूंगी और वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, और अगर आप उसको सॉल्व कर पाते हो देन इट्स वेरी गुड। मैं उसको डायरेक्टली उसको आंसर लिख के आपको बताऊंगी। फिर आप वीडियो को पॉज करके भी वैसे टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। तो आइए हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। अब देखिए स्टेप 1 मैंने जो आपको स्टेप्स लिखा है आपको जस्ट उसको अप्लाई करना है। जल्दी से पॉज करके वीडियो को एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। आई थिंक आपने पॉज कर लिया होगा मेरे बोलते बोलते, तो चलो मैं स्टार्ट ही कर देती हूँ। तो ध्यान दो, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि जो इक्वेशन है, इक्वेशन ही हमारा सब कुछ आंसर है। इक्वेशन में हमारा आंसर छुपा हुआ है, क्योंकि हमको इक्वेशन देख के पता करना है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। पता चल रहा है साफ साफ, टूट रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में क्या हो रहा है, इक्वेशन फर्स्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, इक्वेशन सेकंड में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, इक्वेशन सेकंड में भी टूट रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर हमको दोनों में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमको क्या करना है, फाइंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन वैल्यू। आपको फाइंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ। तो इन दोनों में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, इसकी है। तो मतलब मोर प्रोबेबल ऑक्सीडेशन, मतलब तो ऑक्सीडेशन का दर्जा किसके पास जाएगा, आप ये भी बोल सकते हो ऑक्सीडेशन का दर्जा किसके पास जाएगा, कौन ऑक्सीडेशन के लायक होगा, 2 वोल्ट वाला, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताओ, अगर आपके क्लास में आपको बताया जाता है कि इस बार आपके पेपर होंगे और इस पेपर में जो भी टॉपर होंगे उन लोगों को हम क्या करेंगे, गिफ्ट्स देंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन का गिफ्ट है। अगर आपके क्लास में आप और एक और लड़का दोनों मिलके आगे चल के 91 पे परसेंटाइल लेके आते हो, दोनों के परसेंटाइल बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है ना। तुम्हारा भी 91 परसेंटेज, तुम्हारा भी अगर 91 परसेंटेज आता है, तुम्हारे फ्रेंड का भी 91 परसेंटेज आते हो, और तुम दोनों के दोनों क्लास में टॉप करते हो, तो आप मुझे बताओ तो अब क्या होगा, अब किसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। प्राइस तो एक है, देना तो किसी एक को है, तो टैग अब किस पे लगेगा। अब दोनों को हम इसको काट के तो नहीं दे सकते 50-50%। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक क्राइटेरिया रखना पड़ेगा। हमको एक क्राइटेरिया रखना है कि अगर दोनों के मार्क्स सेम आते हैं, टीचर को ये बात पहले से पता होनी चाहिए, तो हम कौन से वाले मार्क्स को प्रेफर करेंगे, कौन से वाले मार्क्स को कंसीडर करेंगे। मान लो आपके सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, तो आपको बोला गया है टीचर के थ्रू कि अगर केमिस्ट्री में अगर किसी के ज़्यादा मार्क्स आएंगे, अगर किसी के टोटल मार्क्स अगर सेम आ रहे हैं और केमिस्ट्री में अगर किसी के मार्क्स ज़्यादा आए, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो मान लो कि आपको केमिस्ट्री में 40 आउट ऑफ 39 है और आपके फ्रेंड को 40 आउट ऑफ 35 है, तो केमिस्ट्री के मार्क्स आपके ज़्यादा है, भले ही आप लोगों के परसेंटेज जो भी आए हो, तो कंसिडर किसको किया जाएगा, फर्स्ट आपको किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी हमने क्या किया, वैल्यू क्या है,
मतलब दोनों क्या है, रिडक्शन कर रही है। हमने कौन सी कंडीशन लगाई कि इनमें से वैल्यू सबसे ज़्यादा जिसकी होगी हम उसको ले लेंगे। तो हमने ऑक्सीडेशन का दर्जा किसको दिया, इसको दे दिया। अच्छा, तो हम रिडक्शन का दर्जा किसको देंगे फिर, मतलब अब जो सेकंड आया उसको, अब जो उससे कम लाया उसको सेकंड पोजीशन देंगे। तो हम इसको, अब है तो ये ऑक्सीडेशन ही है, तो वो टॉपर ही है ना, तो हम इसको रिडक्शन कैसे करेंगे, ऑब्वियसली उसके वैल्यू को चेंज करके करना पड़ेगा। हम किसी रिडक्शन वाली चीज़ को ऑक्सीडेशन क्यों ही करेंगे, है ना, कंसिडर अगर करेंगे भी तो हम उसमें ये वाली वैल्यू ही क्यों डालेंगे, हमको उसको ज़रूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब ये चीज़ क्या हो रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो टर्म है वो दोनों ऑपोजिट टर्म्स है। तो अगर ऑक्सीडेशन में अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है तो रिडक्शन में वो चीज़ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल बात है। तो आप इसको यहाँ पे रिडक्शन लिखिए और 0.5 को क्या कर दीजिए, नेगेटिव कर दीजिए। तो ऐसे करके माइनस 0.5 वो लिख दीजिए। अब क्या करना है आपको, सिंपली ई नॉट ऑफ सेल निकालना है। और वो आप कैसे निकालोगे, ई ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन। ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन आपने भी निकाला 2 और 0.5 को आप क्या करोगे, माइनस करोगे और इससे आपको आंसर मिल जाएगा 1.5 वोल्ट। इससे क्या होगा, आपको मैंने ये चीज़ क्यों बताया कि क्योंकि आपको जो आंसर चाहिए ना वो चीज़ आपको पॉजिटिव वैल्यू में चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका आंसर अगर पॉजिटिव वैल्यू में जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, वो भी छोड़ दो, इतना भी बता दिए तो भी आप कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं फिर इसको रब करके आपको नया टॉपिक पढ़ाती हूँ। तो चलिए अब हम नोट्स बी के बारे में बात करेंगे और उसको, अच्छा ठीक है, पहले हम नोट्स बी लिख देते हैं, इससे पता चलेगा, माहौल बनेगा कि हम अभी नोट्स बी में हैं, ठीक है ना। नोट्स बी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि हम अभी स्टोरी के किस फेज में आ गए हैं। देखो, सबसे पहले हमने स्टोरी स्टार्ट की थी मग्गे से, और मग्गे में हमने क्या डाला था, इलेक्ट्रोड्स डाले थे, प्यारे प्यारे दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने क्या कर दिए थे, एक सेल के साथ कनेक्ट कर दिए थे, है ना। सेल के साथ कनेक्ट करने के बाद हमने ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू निकाल ली थी। ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू निकालने के बाद अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस ई नॉट ऑफ सेल से हम स्पॉन्टेनिटी कैसे निकालेंगे, मतलब कि क्या वो रिएक्शन होगा या नहीं होगा या इक्विलिब्रियम करके बैठ जाएगा। समझ रहे हो ना, केमिकल काइनेटिक्स में शायद आपने इक्विलिब्रियम वाली चीज़ पढ़ी होगी या आयनिक इक्विलिब्रियम में भी आपने पढ़ी होगी, पर वो छोड़ो। अगर वो रिएक्शन जो आपने किया, आपने ई नॉट ऑफ सेल जो वैल्यू निकाली उससे क्या रिएक्शन होगा या नहीं होगा या इक्विलिब्रियम में होगा, वो चीज़ हम क्या करते हैं, इस नोट्स बी में पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो, तो आज का टॉपिक इसी पे होगा। आज के टॉपिक पे हम किसके बारे में बात करने जाएंगे, रिलेशनशिप। आप हेडिंग लगा लीजिए। देखो, स्पॉन्टेनिटी को डिटरमाइन कौन करता है, ये गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी से आप क्या निकाल सकते हो, इजीली स्पॉन्टेनिटी के बारे में निकाल सकते हो। अगर आपने अभी तक इसके बारे में नहीं जाना है तो आप इस वीडियो में आराम से जान लेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे लिखिए, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड ई ऑफ सेल, ठीक है ना। अच्छा, पहले तो मैं इसको रब कर देती हूँ, माइंड को खाली रखो और जो पढ़ाया जाता है उसको सुनो। तो अब हम पढ़ेंगे डेल्टा जी और ई ऑफ सेल का रिलेशन। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई ऑफ सेल। अब देखो, एक एक चीज का मतलब समझो। डेल्टा जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी, एन का मतलब हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एन का मतलब आप ऐसे नहीं समझ पाओगे। जब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तब आपको एन की वैल्यू बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एन का मतलब जो आयंस होते हैं उन सबका जो टोटल होता है उस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बाद में बात करेंगे। चलो, एफ का मतलब समझते हैं। एफ का मतलब है फेराडेज कांस्टेंट। क्या है, ऐसे लिख दीजिए, एफ का मतलब क्या है, फेराडेज, क्योंकि ये फेराडे ने ही बनाया है इसलिए फेराडे का ही कांस्टेंट लगेगा। अच्छा, फेराडे कांस्टेंट में अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एक टर्म की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 96500, ठीक है ना। ये है फेराडेज कांस्टेंट की वैल्यू, है ना। जब आप एग्जाम दोगे तो आपको ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, ई नॉट ऑफ सेल, सॉरी ये ई ऑफ सेल, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, जो कि आपने पिछली वीडियो में अभी भी पढ़ा था, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है,
तो ई ऑफ सेल आपको निकालना आता है, फेराडेस कांस्टेंट की आपको वैल्यू दी हुई है और एन की वैल्यू मैंने आपको बताया क्वेश्चन के थ्रू निकालोगे। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है, जो कि गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है, तो आप इसको एक डब्बे में बांध कर रख दीजिए। ठीक है ना, हमने डाल दिया इसको एक डब्बे में। अब हम समझेंगे डेल्टा जी से आप क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो। आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो? स्पॉन्टेनिटी के बारे में। स्पॉन्टेनियस के बारे में पता कर सकते हो, क्या रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन नहीं होगा, क्या इक्विलिब्रियम में होगा। तो अगर कैसे निकालोगे, देखो अगर डेल्टा जी नेगेटिव हुआ, मतलब अगर डेल्टा जी लेस देन 0 हुआ तो रिएक्शन क्या हो जाएगी। देखो ध्यान देना, जो मैंने आपको वैल्यू निकाल के दी, ये जो इक्वेशन है ये पूरा पूरा रॉन्ग है। ठीक है ना, पहली बात तो ये है। अब अगर आप यहाँ तक कर लेते हो तो भी ठीक है, मतलब फॉर्मूला सही है। बस आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ये जो NF E ऑफ सेल है ना, इसके आगे एक वैल्यू एक साइन लगता है, वो है नेगेटिव साइन। जब तक आप यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगा लेते तब तक आपकी जो वैल्यू है वो ठीक नहीं हो जाती है ना। ये हो गया अभी प्रॉपर डेफिनेशन। आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैंने आपको पहले गलत फॉर्मूला लिखा के फिर ठीक लिखाया, लेकिन इसके पीछे का यही रीज़न था। अगर मैं आपको ये नेगेटिव साइन नहीं बता के देती तो आपको ये जो फॉर्मूला है वो याद नहीं होता। तो इस तरह से मैंने आपको याद करा दिया, और ये जो चीज़ मैंने अभी लिख के दी, यही चीज़ अब आपको आगे काम आएगी। क्यों काम आएगी? अभी तक मैंने क्या बताया कि डेल्टा जी अगर लेस देन 0 हुआ तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ स्पॉन्टेनियस में काम आती है। ठीक है ना। आपको अगर किसी गाड़ी को चलाना है, आप मुझे बताओ, अगर आपको किसी गाड़ी को चलाना है, आपने पूरी गाड़ी बना ली, अगर आपको वो एक पार्ट बची हुई है जिस पार्ट का इस्तेमाल करके, मतलब आपका गाड़ी जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा, अब तक बस 99% गाड़ी बचा है, मतलब मैन्युफैक्चर करना, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को आप जब तक नहीं ले लेते तब तक आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। ठीक उसी प्रकार अब तक आपने ई नॉट ऑफ सेल के बारे में बात कर ली। अब आपको देखने की आपकी गाड़ी चलती है कि नहीं, या आपकी गाड़ी चलती है तो फिर उस चीज़ को उस चीज़ का प्रेडिक्शन निकालने के लिए हम डेल्टा जी का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या क्या बताता है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल के बारे में बात करता है। तो अगर डेल्टा जी, अगर हम इस रिएक्शन को, मतलब जो हमने ई ऑफ सेल निकाला उसका हम इस्तेमाल करें किसी इक्वेशन में, और उससे अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आई, तो मान लेंगे कि हाँ वो रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। समझ रहे हो? तो अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है तो आप मुझे बताओ ई ऑफ सेल क्या होना चाहिए स्पॉन्टेनियस वाले कंडीशन में। तो देखो ध्यान रखना, ई ऑफ सेल क्या है, नेगेटिव है डेल्टा जी का। इसका मतलब ये है कि अगर डेल्टा जी अगर तो हाँ ऐसे याद रखना कि डेल्टा जी जो है वो ई ऑफ सेल का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि ई ऑफ सेल जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब उसका ऑपोजिट। समझ रहे हो? ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली याद रखना है। आप ऐसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला साइन देख के मत याद करना, आप इसमें नेगेटिव साइन देख के याद करना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और नेगेटिव का मतलब मेरे लिए एक ही है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात समझना, डेल्टा जी जो है वो इक्वल हो जाएगा अगर 0 के, तो मतलब रिएक्शन जो है वो कहाँ चली गई, इक्विलिब्रियम में चली गई। ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम ये वाला कंडीशन बोलते हैं। ठीक है ना। और हाँ, इस कंडीशन में ई नॉट ऑफ सेल भी, ई ऑफ सेल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रखना। और तीसरी चीज़ जो है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है, अगर डेल्टा जी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। और ई नॉट ऑफ सेल जो है वो लेस देन 0 हो गया, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं होगी। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। तो गाइस, अब तक हमने डेल्टा जी के बारे में बात कर ली, लेकिन अब तक हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात क्यों की? आपको ये चीज़ तो आएगी क्वेश्चन में। ये चीज़ हमने इसलिए की क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए इतना बेसिक था, अगर हम उस बेसिक को नहीं जानते तो हम उसका इस्तेमाल हम बड़े लेवल को सॉल्व करने के लिए नहीं कर पाते। तो दोस्तों, अब तक हम बात किस चीज़ पे कर रहे थे? अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रोड के बारे में,
फिर उस इलेक्ट्रोड से हमने क्या निकालना सीखा, उस इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किए, फिर हमने ई ऑफ सेल निकालना सीखा, फिर उस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करके जो ई ऑफ सेल हमने निकाला, उस ई ऑफ सेल स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, रिएक्शन कर सकता है कि नहीं, वो निकालना सीखा। अब अगर जब वो रिएक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता वो तो हमने यहाँ तक निकालना सीखा, पर अब उसमें दो फीचर्स आते हैं, एक आता है जी नॉट और एक आता है डेल्टा जी। डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी दो फीचर्स है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वाला और इसको बोलते हैं निकालने वाला। ठीक इसी जिस प्रकार से आपने ई ऑफ सेल सॉल्व किया था, जहाँ पे एक था स्टैंडर्ड वाला और एक था जो यहाँ पे आप लिखते थे, इस साइड में लिखते थे, और दूसरा वाला आप इस साइड में लिखते थे, मतलब इसको निकालना और इसको स्टैंडर्ड बोला जाता था। हाँ, तो अब हम किस चीज़ पे बात करेंगे। अब हमने जब यहाँ तक सीख ही लिए तो अब हम सीखेंगे, अब तक हमने जो भी सीखा उन सब चीज़ का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, उसका फाइनल प्रोडक्ट सीखेंगे। समझ रहे हो ना आप मेरी बात। इस फाइनल प्रोडक्ट को हम समझेंगे क्योंकि ये सब चीज़ें इस फाइनल प्रोडक्ट को सीखने के लिए हमने सीखी थी, पूरी स्टार्टिंग से लेके अब तक। ठीक है ना, पर क्वेश्चंस उसमें से भी बहुत सारे पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार था, वो बेसिक था हमारा। तो इन सब का बाप कौन है, नर्न्स्ट इक्वेशन। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम अच्छे से इसमें हेडिंग डाल के पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलो मैं इसको मिटा देती हूँ। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नर्न्स्ट इक्वेशन। अब नर्न्स्ट इक्वेशन में देखो क्या है, आपको नर्न्स्ट इक्वेशन की शुरुआत कहाँ से करनी है। इसकी शुरुआत होगी हमारे पूरे लास्ट वाले एपिसोड से, जहाँ पे हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। हमने तो बस गिब्स फ्री एनर्जी निकालना सीखा, हमने स्टैंडर्ड के बारे में बात ही नहीं की थी। तो उसका जो हम अगर फॉर्मूला आगे लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा आता है, देखो ध्यान से देखना इसको। जिस तरह हमने ई ऑफ सेल का वैल्यू निकाला था ना, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई ऑफ एनोड प्लस कैथोड, ठीक उसी प्रकार डेल्टा जी का भी डेल्टा जी नॉट है ना। और ई ऑफ सेल में भी हमने क्या बोला था, ई नॉट ऑफ सेल ऑफ कैथोड और एनोड, है ना, यही बोला था हमने। ठीक उसी प्रकार है, बस डिफरेंस ये है कि इसके आगे एक और टर्म लग जाता है, वो क्या है, आर टी एल एन क्यू, बस इतनी सी चीज़ है। इसके आगे फिर आप आराम से सारे की सारी चीज़ें कर सकते हो। देखो आप इसको किस तरह से सॉल्व करना है हमको, है ना। तो सबसे पहले हमने अभी तक जी नॉट और जी निकालना सीख लिया है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसकी ये क्या है, डेरिवेटिव है नर्न्स्ट इक्वेशन का। ये इक्वेशन नहीं है नर्न्स्ट इक्वेशन, जो लास्ट में इसका फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा वही उसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिखे एन एफ ई ऑफ सेल इज इक्वल टू एन एफ, ये जी नॉट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है ना। कोई चेंज नहीं किया मैंने, सब सेम है। यहाँ पे मैंने आर टी एल एन क्यू लिखा। अब आप मुझे बताएं कि ये वाला इक्वेशन जो मैंने लिखा ये सही है कि नहीं। अगर आप यहाँ पे मोटे मोटे तौर से देखोगे तो आपको सही लगेगा, बट इसका आंसर है गलत है, क्योंकि मैंने आपको इस इक्वेशन को पढ़ाते वक्त ये बोला था कि इस डेल्टा जी की वैल्यू एन एफ ई नहीं होता, इसकी वैल्यू होती है माइनस एन एफ ई। आधी इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि अगर आप इसमें प्लस माइनस की डिफरेंस कर देते तो आपका जो आंसर आता वो रॉन्ग आता, ठीक है ना। तो अब जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही आएगा हमारा, ठीक है ना। तो देखो आपको कैसे सॉल्व करना है आगे। तो अब क्या करें हम, एन एफ दोनों साइड में सेम है। हमको किसके टर्म्स में आंसर चाहिए, ई ऑफ सेल के टर्म्स में आंसर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे एन एफ के साथ। इससे क्या होगा, एन एफ वाली झंझट चली जाएगी। पर आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर आप एन एफ से डिवाइड करोगे लेफ्ट हैंड साइड और आप राइट हैंड साइड को अगर आप कॉमनली यहाँ पे एन एफ लो, तो आगे चल के आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेपरेट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एन एफ और एन एफ अलग अलग कर दिए, ठीक है ना। तो अगर आप इस टर्म को देखो तो यहाँ पे कोई एन एफ नहीं है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एन एफ है इसलिए यहाँ पे कट जाएगा, बट यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एन एफ और एन एफ को काट देते हैं और यहाँ पे एज इट इज रखते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। समझ रहे हो ना आप मेरी बात, ठीक है ना। यहाँ तक सॉल्व होने के बाद
अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे कैसे जाना है। आगे आप क्या करोगे, ई ऑफ सेल और ई नॉट ऑफ सेल के नेगेटिव और नेगेटिव पार्ट को हटाओ, क्योंकि हमको ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू में पॉजिटिविटी चाहिए, क्योंकि हमको निकालना ये है, और जो हम निकालते हैं उसके आगे हम पॉजिटिव वाला नेगेटिव साइन लगाएंगे तो हम कैसे उसको एक पर्टिकुलर इक्वेशन बोलेंगे। एक अच्छा इक्वेशन पॉजिटिव वैल्यू कैरी करता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ई ऑफ सेल हमने लिखा, बस हम क्या करेंगे, दोनों साइड में माइनस कर देंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम नेगेटिव वैल्यू डाल के क्या करेंगे, इसकी नेगेटिविटी हटाएंगे। इससे ई ऑफ सेल की वैल्यू में पॉजिटिविटी आएगी और ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू में भी पॉजिटिविटी आएगी, और बस आर टी एल एन क्यू में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव था, वो नेगेटिव आ चुका है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं, इतना आपको पता भी होगा बेसिक मैथ्स। तो ई ऑफ सेल ई नॉट सेल इतना हो गया। अब ये जो हमारे इक्वेशन है ना, बहुत लोग इसी को नर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, बट मैं आपको इसको नर्स्ट इक्वेशन आप बोल सकते हो, दिस इज अ नर्स्ट इक्वेशन, बट ये वाला फॉर्मूला आपको ना जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब आपको कोई फायदा नहीं देगा। आर टी एल एन क्यू, सॉरी मैं यहाँ पे एन एफ लिखना भूल गई थी, तो यहाँ पे आप एन एफ लिख दे तो वो और भी ज़्यादा बेहतर लगेगा। आप यहाँ पे एन और एफ लिख दे, फिर ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। पर ये वाला इक्वेशन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ना आपको आर की वैल्यू निकालनी पड़ती है। देखो आर क्या है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर की वैल्यू एक पर्टिकुलर है इसमें एफ जो है उसकी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। तो आप अगर इन सब वैल्यूज को लिखोगे एक साथ तो क्या होगा, तो आपको बहुत टाइम लगेगा, और इसी चीज़ को कॉम्प्रेस और सिंप्लीफाई करके आपके एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है, और वो चीज़ मैं यहाँ पे भी लिखूंगी सो दैट कि आप पेपर में भी वैसे ही लिख के आए। तो इसलिए मैं उसमें क्या करूँगी, सिर्फ इतना सा चेंज करूँगी, इस बॉक्स को थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ई ऑफ सेल को बोलेंगे ई नॉट ऑफ सेल माइनस इसका एक वैल्यू, एक मिनट, इसकी जो वैल्यू है वो है 0.0591 LNQ। अब ये LNQ जो है, इसमें NF अगर आप डाल दोगे तो यहाँ पे log Q बन जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल इक्वेशन, ठीक है ना। तो हम इस चीज़ को अब अच्छे से लिखते हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं इसको रब कर देती हूँ और नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ लेके चलती हूँ। अब जब ये इक्वेशन हमारे पास आ ही गया है, तब ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको ऐसे कंडीशन में इतना तो आपको पता होना चाहिए कि ये नर्स्ट इक्वेशन है, पर आपको लॉन की वैल्यू, आर टी की वैल्यू और एफ की वैल्यू को अलग से निकालना पड़ेगा, मतलब इन सब चीज़ों को अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इस चीज़ को सिंप्लीफाइड करने के लिए एनसीईआरटी के बुक ने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया है, जिसका इस्तेमाल आप हर एक क्वेश्चन में कर सकते हो, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप उसको लॉन के वैल्यू में नहीं कर सकते, तब आप उसको लॉग के वैल्यू में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उस चीज़ के लिए आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, ई ऑफ सेल की वैल्यू हमको इस तरह से दी हुई है, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी एल एन की जगह हमने 0.0591 और लॉन की जगह हमने लॉग लिखा, और क्यू की जगह हमने क्यू लिखा। क्यू की अलग स्टोरी है जो कि मैं अगली स्लाइड में बताऊंगी, हर एक चीज़ के पीछे का कारण हम ज़रूर देंगे। तो इसके नीचे हम लिखेंगे n, 0.591 अपॉन n जो चीज़ है हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि n की जो वैल्यू है ये मैं अभी तो नहीं बता रही, जब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तब आपको n की वैल्यू कैसे अप्लाई करते हैं उसमें आपको अच्छे से बताऊंगी, ठीक है ना। तो n की वैल्यू ना डिपेंड करता है, इट चेंजेस, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे लिखी। जो चीज़ चेंज होती है उस चीज़ को हमको लिखना पड़ता है इक्वेशन में, और जो चीज़ चेंज नहीं होती उसको एक कांस्टेंट के फॉर्म में हम उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू या उसका एक पर्टिकुलर जो डिजिट है तो उसको नंबर के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको एक पर्टिकुलर इक्वेशन दिया, और यही हो जाता है आपका नर्स्ट इक्वेशन, और ये इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, और फिर हम आगे चल के क्यू के बारे में बात करेंगे। कि पिछले स्लाइड में नर्स्ट इक्वेशन के बारे में बात की, तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नर्स्ट इक्वेशन में ही जो एक क्यू वाला कैरेक्टर था उसकी फ्यूचर की स्टोरी या पास्ट की स्टोरी है ना। इसकी पास्ट में कुछ स्टोरी है और वो फ्यूचर में वही करता है। तो इसके क्या क्या है, इसके 4 फॉर्म्स है। ये गिरगिट की तरह अपने चारों अपीयरेंस अलग अलग जगह पे अलग अलग दिखाता है। जैसे कि सॉलिड के केस में वो कुछ अलग
चीज़ दिखाता है, लिक्विड के केस में वो कुछ अलग चीज़ दिखाता है। लिक्विड मतलब एक्वस, केमिस्ट्री में आप लिक्विड को एक्वस भी पढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे एक्वस भी लिखे। वो गैस के फॉर्म में वो कुछ और ही रूप धारण करके दिखाता है, और इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इन चारों केसेस में वो अपना अलग अलग क्या दिखाता है, अपीयरेंस दिखाता है। उसी चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके पीछे का और अंदर का सीक्रेट समझेंगे क्यू का। पहले तो आप समझ ले कि क्यू को हम क्या बोलते हैं रिएक्शन में, ठीक है ना। तो क्यू को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोशेंट। अब देखो रिएक्शन कोशेंट क्या कहलाता है। रिएक्शन कोशेंट को हम ये वाला जो क्यू है ना, इसी क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ रहे हो। अब इस क्यू के क्या है, 4 डिफरेंट भाग है। एक है सॉलिड, मतलब वो अपना अलग अलग रूप दिखाता है। सॉलिड, लिक्विड की जगह हम लिखेंगे एक्वस, गैस की जगह हम लिखेंगे गैस ही, और इलेक्ट्रॉन की जगह हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन ही। तो देखो जब आपको क्वेश्चन, देखो अब तो इसका रूप दिखा रहा है वो मैं बता रही हूँ, बट जब क्वेश्चन में आएगा ना तब आपको ये रूप वूप की जैसी बातें नहीं करनी। तब आपको ये चीज़ याद रखना है कि अभी जो मैं आपको वीडियो में पढ़ाऊंगी उस चीज़ को उस क्वेश्चन पे अप्लाई करना आना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाओगे तो आपसे ये क्यू का वैल्यू समझना और इसके चारों फॉर्म समझना कोई फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि हम इसको एज ए एग्जाम्पल भी समझेंगे और हम ये भी समझेंगे कि क्यू को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आपको आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, लॉन की वैल्यू, लॉग की वैल्यू ये सब निकालनी आती होगी, बट क्यू की वैल्यू निकालना आपके लिए थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो। देखो सॉलिड के केस में क्या होता है, सॉलिड के केस में जब आपको ऐसे रिएक्शन में ऐसे ब्रैकेट में, अब तक मैंने आपको ब्रैकेट में सॉलिड, लिक्विड, एक्वस ये वाला फॉर्म अभी तक शायद आपको मैंने नहीं दिखाया होगा, और इसीलिए क्या है कि आप लोग जो होंगे वो ये चीज़ अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इस चीज़ को मैं समझाने के लिए मैंने ये वाला वीडियो किया है, और इसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। जब अगर किसी भी एलिमेंट के साथ, तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने जिंक लिखा, उसके साथ अगर सॉलिड है और यहाँ पे कॉपर के साथ एक्वस है ना, तो ऐसे केस में क्यू की वैल्यू क्या होगी उसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। इसका यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है, तो यहाँ पे ये हो गया एप्लीकेशन वाला पार्ट। अब हम समझेंगे अप्लाई कैसे करना है। तो देखो जब सॉलिड और इलेक्ट्रॉन का केस आ जाता है ना, जो कि मैंने साइड में लिखा है, अगर ऐसी चीज़ें तुमको दिखे कहीं पे, जैसे जिंक जिंक जो है वो आगे चल के Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो मतलब ये हो गया इलेक्ट्रॉन वाला केस। तो अगर ऐसा केस दिखे तो आप क्या करना, उस चीज़ को इग्नोर कर देना। क्या करना, इग्नोर करना, मतलब वहाँ पे क्यू की वैल्यू नहीं लगेगी। तो और क्यू किस चीज़ को इग्नोर करती है, उसको लगता है कि ऐसे लोग बहुत गरीब होते हैं, तो गरीब लोगों को वैसे इग्नोर करता हुआ चलता है, समझ लो ना। आप उसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ है सॉलिड। उसको सॉलिड भी बिल्कुल नहीं पसंद। अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने सॉलिड लिखा ब्रैकेट में, मतलब इस चीज़ को भी क्या करती है, क्यू इग्नोर करती है, ठीक है ना। ये भी आप लिख दीजिए। अच्छा, अब आ जाता है एक्वस और गैस की प्रॉब्लम। देखो जब एक्वस जैसी चीज़ आ जाती है, एक्वस एक पानी वाला टर्म है, और पानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। ठीक उसी प्रकार क्यू को भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है पानी, इसलिए वो क्या करता है, वो पानी को कंसंट्रेट करता है, पानी पे कंसंट्रेट करता है, इग्नोर करता है सॉलिड को और इलेक्ट्रॉन को, और कंसंट्रेट किसको करता है, एक्वस को। तो यहाँ पे आ जाएगा कंसंट्रेशन, मतलब वहाँ पे कंसंट्रेशन की वैल्यू लगेगी। मान लो कि अगर ये वाला जिंक एक्वस फॉर्म में है, मान लो, वैसे तो नहीं होगा, तो अगर ये एक्वस फॉर्म में है तो इसको कंसंट्रेशन के टर्म्स में हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। आगे देखेंगे कि कैसे इसको कंसंट्रेशन के फॉर्म में करते हैं। बट अगर कहीं पे आपको गैस दिख गया, जैसे कि H2 लिखा है, उसके साइड में गैस लिखा हुआ है, हाइड्रोजन गैस है ना, तो ऐसे केस में आपको गैस में प्रेशर वाला वर्ड यूज़ करना है, समझ लो ना। अब देखो आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, अब तक आप यहाँ तक पढ़ चुके हो ना, बस यहाँ तक अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन करो, मैं फिर इसको इरेज कर दूंगी। तो ये रहा हमारे पास एक एग्जाम्पल। हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि सॉलिड एक्वस हमको दी हुई है और इसको कैसे क्यू में इस्तेमाल करेंगे। हाँ, तो क्यू में मैंने आपको क्या बताया, क्यू में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को ऊपर लिखना है, हाईएस्ट दर्जा प्रोडक्ट को देना है और लोएस्ट दर्जा रिएक्टेंट को देना है। आप ऐसे लिख दे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले रिएक्टेंट लिख देते फिर प्रोडक्ट लिख देते, और यही गलती हम सब करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम समझेंगे कि कैसे लिखेंगे प्रोडक्ट के। हम क्या देख के लिखेंगे, प्रोडक्ट का क्या चाहिए हमें,
हमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, पहली बात तो ये हमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि हमको लिखना क्या है, ठीक है ना। हमको इसकी वैल्यू दी हुई होगी, इसकी भी दी हुई होगी, इसकी भी दी हुई होगी और इसकी भी दी हुई होगी, पर हमको लिखना क्या है, हमको टर्म्स के हिसाब से देख के निकल लिखना है। जैसे स्टेप 1 हमारा क्या है, हमको देखना है कि इस ब्रैकेट में क्या है, क्यू को निकालने के लिए ब्रैकेट में दिया है एक्वस, मतलब हमको इसको किसके टर्म्स में लिखना है, कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखना है, मतलब इसको किसके टर्म्स में लिखना है, मोलैरिटी के टर्म्स में लिखना है। अब आपको अगर क्वेश्चन में एक्स मोल दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे एक्स मोल लिखना है ना। आपको और भी अगर कोई टर्म दिया हो तो आपको यहाँ पे एड ऑन करते हुए चलना है, बट यहाँ पे अभी के केस में सॉलिड दिया हुआ है और सॉलिड को हमको क्या करना है, इग्नोर करना है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। आगे चल के नीचे रिएक्टेंट होगा, नीचे रिएक्टेंट में किसका, मान लो कि यहाँ पे Y फॉर्म दिया हुआ है इसका और इसका मान लो Z दिया हुआ है, पर आपको पता है कि ये सॉलिड है तो इसलिए इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, और ये एक्वस है तो हम इस चीज़ को Y के टर्म्स में यहाँ पे मोलैरिटी में लिख डालेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। अब मैं आपको बताती हूँ, आप इसको नोट डाउन करो एग्जाम्पल को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नोट डाउन करने के बाद आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बहुत अच्छे से समझा दूंगी। आगे बहुत सारी चीज़ें है अभी भी जो आपको अभी तक समझना बाकी है, यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई, पर मैं आपको बता दूंगी अभी। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है E0 की वैल्यू, Cu2+ के कंसंट्रेशन की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू और कैलकुलेट करने की वैल्यू, सॉरी कैलकुलेट करने का हमको फाइंड करना है। देखो बहुत बार क्या है, अब तो आप नीट के स्टूडेंट हो गए तो सही है आपके लिए, बहुत बार क्या होता है जेई के क्वेश्चंस में ना ये वाला जो चीज़ है ना ये नहीं दिया जाता है, यहाँ से लेके क्वेश्चन स्टार्ट होता है वहाँ तक एंड होता है। तब ऐसे केस में ना आपको इसी से समझ लेना चाहिए कि आपको रिएक्शन कैसे करना है, समझ लो ना, इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है रिएक्शन की। देखो जब तक आप रिएक्शन बनाना नहीं सीखेंगे तब तक आप आगे के प्रोसेस नहीं कर पाओगे। मैंने आपको अभी तक जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करवाए हैं उन सब में मैंने जब ऐसे रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जैसे स्टोइशियोमेट्री, उन सब में मैंने आपको स्टेप 1 क्या बताया, आपको सबसे पहले रिएक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जब आप रिएक्शन अच्छे से सीख जाओगे ना तब आप उसको बैलेंस करके आप आराम से उसको सॉल्व कर पाओगे। तो 50% क्वेश्चन आपका बैलेंसिंग से ही सॉल्व हो जाता है, बैलेंसिंग नहीं इक्वेशन बनाने में ही सॉल्व हो जाता है। तो आपको क्या करना है, हम अभी इसको नहीं देखेंगे, इसी को देखते हुए पहले इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले तो आप ले सॉल्यूशन, और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है Cu+2, Cu+2 हमको क्या दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ये हमको दे रहा है, क्या दे रहा है, Cu दे रहा है, और ये क्या है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। क्यों है, क्योंकि हमने इसको काट काट के किया है, क्योंकि ये क्या हुआ हमारा जब हमने ऐड किया था, ऐड करने के बाद हमने कटिंग कुटिंग की थी, तो जो लास्ट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में जो जो बच गए थे वही चीज़ हमने यहाँ पे एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, जो कि मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन वाले पार्ट में सिखाया था, फर्स्ट पार्ट ऑफ नोट्स में मैंने पढ़ाया था। तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे। अब Cu2+ से Cu अगर बन रहा है तो ज़रूर यहाँ पे 2 - इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया था, लिया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन से ही एक पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, मतलब पर्टिकुलर एटम या एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है, समझ लो ना। तो यहाँ पे कॉपर वाला एलिमेंट क्या हुआ, फॉर्म हो गया। अब देखो Cu का मतलब तो आपने यहाँ तक समझ ही लिया। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो गई, यहाँ पे और भी कुछ होगा, कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एडिशन होके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना, यहाँ पे जुड़ा, कुछ जुड़ा, टूटा नहीं, जुड़ा, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, कंप्लीट रिडक्शन हुआ। अब ये है एक ही पार्ट, दो पार्ट के भी इक्वेशंस आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, पहले आप एक टाइप के क्वेश्चन, एक इक्वेशन के क्वेश्चन को समझ ले। यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कोई झमेला नहीं है, क्योंकि ये बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के लिया जिससे आप E2+ और जिससे आप Q की वैल्यू अच्छे से निकाल पाओ। ये तो जस्ट साधारण सा इनडायरेक्टली आप बता सकते हो कि आप एक वे आपको मिल गया जिससे आप क्या कर सकते हो कि पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की आप नजरिया देख सकते हो, ठीक है ना। आगे चल के आपको वैसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलो अब हम समझते हैं कि Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसमें Q की वैल्यू को निकालने से पहले आप मुझे बताओ N की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब तक मैंने आपको N की वैल्यू क्या कर रखा था, मैंने आपको N की वैल्यू निकालने से पहले आपको सस्पेंस में भेज दिया था और आपको बोला था कि मैं इक्वेशन जब आएगा तब मैं आपको सिखाऊंगी। तो N की वैल्यू होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, समझ लो ना। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। इन आयंस को देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर आपको ये 2+2- इलेक्ट्रॉन नहीं भी दिया हो तो इस आयन को देख के समझ लेना कि कितने आयंस ट्रांसफर हुए, उसको N की वैल्यू दी जाती है,
तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है, चलो अब हम इसको रब करके इक्वेशन में आते हैं। हमको क्या निकालना है, ये वाला वर्ड निकालना है, u ऑफ 2 प्लस इंटू, एक मिनट मैं आपको एक मिनट फॉर्मूला देखती हूँ कि आपने कॉपर था, यहाँ पे कॉपर का हमको क्या करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। अब ये है ई नॉट, ये है ई, मतलब आपको वही वाला फॉर्मूला आपको याद आ रहा है ना जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था नर्स्ट इक्वेशन में, वही नर्स्ट इक्वेशन वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि आपको ई नॉट की वैल्यू दी हुई है, मतलब कि आपको ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू दी हुई है और आपको निकालनी क्या है, ई ऑफ सेल। और इसको आपको निकालने के लिए आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन डाल के आर टी लॉग एल एन क्यू की वैल्यू डालनी है, बट मैं आपको वो वाला फॉर्मूला नहीं बताऊंगी। यहाँ पे आप 0.0591 वाला फॉर्मूला लगाए और इसमें आगे चल के यहाँ पे लॉग लिखे आप, जो कि आपके लिए बहुत सुविधाजनक होगा। और एन की वैल्यू में आपको मैंने अभी आपको बताया 2 होगा, तो एन की वैल्यू में आप 2 गिरा दें। और क्यू की वैल्यू निकालना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही हमारा मकसद है, तो समझे। तो क्यू में आपको सबसे पहले किसको लेना है, प्रोडक्ट को लेना है, फिर नीचे किसको लेना है, रिएक्टेंट को लेना है। तो प्रोडक्ट आप मुझे बताओ, इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा ये वाला पार्ट या फिर ये वाला पार्ट, और ये क्या है हमारा सॉलिड है। आप क्वेश्चन को देख के समझ सकते हो। अब ये जो चीज़ है ना, सॉलिड लिक्विड एक्वस, ये जो चीज़ है वो यहाँ पे नहीं दी जाएगी बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस, तब आपको ऐसे केसेस में आपको क्वेश्चन को ही रेफर करना पड़ेगा। बट अगर आपको जस्ट इतना दिया हुआ है ना, तो आपको कभी ना कभी तो दिया होगा ही, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब समझे कि आपको कैसे यूज़ करना है। तो क्यू की वैल्यू में आपको प्रोडक्ट देखना है, प्रोडक्ट के साइड में सॉलिड दिख रहा है आपको, तो ऑब्वियसली आपको इग्नोर करना है। तो यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 1 लिखना है, नहीं तो आगे कोई रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगा अगर आप 0 लिख के छोड़ देंगे तो। अच्छा, इग्नोर का मतलब 1 डालना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, और ये इलेक्ट्रॉन को भी मैंने क्या बोला था आपको, इग्नोर करना है। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन इग्नोर हो गया। आगे अगर कुछ चीज़ बची रहे तो उसको देखते हैं। तो आगे क्या है, हमको दिख रहा है एक्वस। एक्वस क्या है हमारा, लिक्विड को हमको किसके फॉर्म में लेना है, कंसंट्रेशन के फॉर्म में लेना है। तो हम क्या करेंगे, अभी इस लिक्विड को, ये आपको कंसंट्रेशन दिया हुआ है लिक्विड का, तो इसी कंसंट्रेशन का इसको इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 0.1 डाल देंगे, समझ रहे हो। अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। अब ई नॉट ऑफ सेल आपको दिया हुआ है 0.34, आपने ये डाल दिया, 0.0591 डाल दिया एज इट इज अपॉन 2। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप लॉग इसको सॉल्व करने जाओगे तो इस 0.1 को जब आप हटाओगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, समझ रहे हो। और ये log 10 क्या हो जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, समझ रहे हो। और ये log 10 जब 1 आ जाता है तो यही हो जाता है इसका ई ऑफ सेल की वैल्यू। तो यहाँ तक आप लिखे और आगे घर में सॉल्व कर लीजिए इस वीडियो के ख़त्म होते होते, या फिर कैलकुलेटर से सॉल्व करें। तो मैं फिर अब इसको मिटा देती हूँ और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप एक नीट के स्टूडेंट हो तो इससे बढ़ के कोई क्वेश्चन आने नहीं वाला एग्जाम में। बट अगर आप एक जेई के स्टूडेंट हो तो आपको आगे भी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, आप उस पर जरूर उस क्वेश्चन को जरूर करना, क्योंकि वो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होंगे। और जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को 10-15 बार कर लेते हो ना, तो आपके लिए कोई भी एग्जाम हार्ड नहीं रह जाता, क्योंकि आप वैसे टाइप के क्वेश्चन 10-15 बार कर चुके हो। तो आपके लिए वो क्वेश्चन ऐसा लगता है कि वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट होता है और फिर वही क्वेश्चन आपको आगे चल के दिखता है आपके पेपर में, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको दोनों को, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये वाले क्वेश्चन पहले बेसिक लेवल से एडवांस की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमको वही करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, स्टेप 1 देखना है। अभी हमने स्टेप 1 के बारे में क्या बात की थी, हमको स्टेप 1 क्या निकालना था, ई नॉट ऑफ सेल निकालना था। अब आप मुझे बताओ ई नॉट ऑफ सेल यहाँ पे कैसे निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन दिया हुआ है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमको एक इक्वेशन दिया हुआ था, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया है। मैंने आपको पहले वाला एक ट्रिक बताया था, उसमें क्या बताया था मैंने, एडिशन हो रहा है, यहाँ पे भी एडिशन हो रहा है, दोनों जगह एडिशन हो रहा है। तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे दोनों का रिडक्शन हो रहा है। एडिशन मतलब दोनों फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पे रिडक्शन वाला केस चल रहा है। अच्छा, रिडक्शन में दोनों रिडक्शन अगर चल रही है तो एक को ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा और एक को रिडक्शन का दर्जा देना पड़ेगा। अब जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा मतलब 0.12 0.76 से बड़ा होता है,
तो उसको हम क्या घोषित कर देंगे, उसको हम घोषित कर देंगे रिडक्शन। जो इसमें चल रहा है उन दोनों में से इसको रिडक्शन दे देंगे। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन किसको देंगे, ऑक्सीडेशन इसको देंगे। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालना है। अब ई नॉट ऑफ सेल में अगर आप इसको ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको इसके पूरे इक्वेशन को क्या करना है, रिवर्स करना है, क्योंकि अगर आप रिडक्शन की जगह ऑक्सीडेशन करते हो, ध्यान दो, तो ई नॉट ऑफ सेल अब क्या हो जाएगा, ई ऑफ ऑक्सीडेशन और ई ऑफ रिडक्शन, ठीक है ना। पर आपको ये भी याद रखना है, अभी मैं इसको मिटाने वाली हूँ। आप अगर नोट करना चाहते हो तो अभी के अभी वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी इस क्वेश्चन को मिटाने वाली हूँ। क्यों मिटाने वाली हूँ, क्योंकि अभी मैंने इसको ऑक्सीडेशन घोषित किया है। अब घोषणा ऐसे ही नहीं हो जाती कि इसको ऑक्सीडेशन मान लिया हो, यहाँ पे रिडक्शन ही रहे, ठीक है ना। तो इसको ऑक्सीडेशन बनाने के लिए मेरे को इसके वैल्यू को, इसके साइन को चेंज करना पड़ेगा। वैल्यू वैसा का वैसे ही रहेगा, बस इसमें पॉजिटिव वैल्यू डालनी पड़ेगी। ये आंसर है, अभी जो मैं लिखवा रही हूँ ना, ये आंसर है। तो आप ऐसे कीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक है ना। और फिर अब आप क्या कीजिए, इसको वापस रीराइट कीजिए और यहाँ पे मैं आंसर लिख देती हूँ, ठीक है ना। यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है तो ये कैलकुलेट की कोई जरूरत नहीं है, बट हमको इसके वैल्यूज की जरूरत है आगे चल के, इसलिए ये कैलकुलेट लिखी हुई है। यहाँ तक आप एक काम कीजिए, लिख लीजिए आंसर लिख के। और यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या होगा, ये जो ये पूरा का पूरा जो आपने लिखा है सेकंड वाला इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि इसकी साइन में हमने चेंजमेंट किया। अगर साइन चेंज हो जाता है तो इक्वेशन भी चेंज हो जाता है। तो अभी जो एरो है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, टूट रहा है। मैंने आपको बताया था ना ऑक्सीडेशन में टूटता है, ये चीज आपको हमेशा आपके दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब स्टेप 1, अब मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। तो चलो करते हैं पूरा सॉल्व इसको। 0.76 माइनस 0.12, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो मैं आंसर देख के आती हूँ कि क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है 0.64। 0.64 वोल्ट क्या है, इसका आंसर है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। अब हमको क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू कैसे पता चलेगी, ट्रांसफर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। चार्ज क्या है, +2+2, इसका मतलब 2 नंबर की बहुत ज्यादा चर्चे चल रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है हमारा क्यू निकालना। क्या है हमारा, क्यू निकालना। और क्यू क्या है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट को पहला दर्जा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या हुआ, हमारा आउटपुट हुआ, और हम इनपुट क्या देते हैं उसको सेकंड दर्जा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा रिएक्टेंट। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखो प्रोडक्ट की तरफ अगर आप देखें, प्रोडक्ट की, हाँ, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या है। फर्स्ट इक्वेशन में जो प्रोडक्ट है वो है पीबीएस, और सेकेंड इक्वेशन में जो प्रोडक्ट है वो ये है, क्योंकि अभी एरो हमने क्या कर दी, चेंज कर दी, ठीक है ना। अब अगर इसको अच्छे से मॉडिफाई फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे ऐसा आएगा ZnS, इस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरो Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा हो जाएगा। और प्रोडक्ट देखिए, अब इसको और इसको, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। तो इन दोनों में आपको क्या दिखता है, अच्छा यहाँ पे क्या था, एक्वस था, ठीक है ना, और यहाँ पे सॉलिड था, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट का हमको क्या देखना है, अब यहाँ पे भी 3 स्टेप्स मैंने आपको पढ़ाए थे। पहला स्टेप क्या है, आपको देखना है, क्या देखने हैं, ब्रैकेट्स देखने हैं। ब्रैकेट में अगर सॉलिड दिखा तो इग्नोर करना है, इलेक्ट्रॉन दिखा तो इग्नोर करना है, एक्वस दिखा तो कंसंट्रेशन वाला टर्म आ जाएगा, गैस दिखा तो प्रेशर वाला टर्म्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट्स में सॉलिड दिखा तो इसको क्या करना है, इग्नोर करना है। एक्वस दिखा, इसको हमको किसके टर्म्स में लेना है, कंसंट्रेशन के टर्म्स में लेना है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखा तो इसको भी हमको इग्नोर करना है। तो हम इसको कंसंट्रेशन के टर्म्स में, हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि Zn+2 0.1 मोल कंसंट्रेशन के टर्म्स में है। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, 0.1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात। अच्छा, अब चलते हैं नीचे, चलते हैं रिएक्टेंट की तरफ। रिएक्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, समझ रहे हो ना आप मेरी बात। तो यहाँ पे आपको एक एक्वस दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, जो कि क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये सॉलिड भी रिजेक्ट हो जाएगा। ये एक्वस फॉर्म क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन के फॉर्म में रहेगा, और एक्वस से आपको दिया हुआ है 1 मोलर। तो आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 1 लिखना है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो चलो मैं इसको रब कर देती हूँ। अब अगर हम इसको रब करेंगे तो अब हम समझते हैं कि अब क्या करना है। अब इसको एक इक्वेशन जो हमारा था नस्ट इक्वेशन, हमको उसमें इसको डालना है। देखिए कैसे, क्योंकि हमको ई ऑफ सेल निकालना है। तो ई ऑफ सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस RT नहीं लिखेंगे हम, 0.0591 बाय n log Q में हमने अभी निकाला 0.1/1, ठीक है ना। Q की वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी,
एन की वैल्यू अब यहीं पे लिख देते हैं हम, क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ई नॉट ऑफ सेल क्या हो जाएगा 0.64 माइनस, अब ध्यान दीजिए 0.1 को हम क्या लिखते हैं 10 टू द पावर -1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो नेगेटिव साइन जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इसका जब हम लॉग निकालते हैं तो इसका आंसर आता है -1, मतलब लॉग ऑफ 10 टू द पावर -1 इज इक्वल टू -1। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो ये लिख लीजिए कि लॉग ऑफ 10 टू द पावर -1 इज इक्वल टू -1। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? अगर मैं इसको बड़ा करके लिखूँ, जस्ट वेट अ मिनट, तो अब देखो, अब मैं इस पूरे टर्म्स में क्या लिखूंगी -1 का टर्म डाल दूंगी जो कि मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और यही जब -1 इस -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, मतलब 0.0591 के साथ आ जाएगा बाई 2 के साथ, तो ये माइनस के साथ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो प्लस वाली आ जाएगी। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? तो अब आगे चल के ये इसका आंसर आप खुद निकाल लेना, ठीक है ना? इस तरह से ये आंसर आएगा, तो आप इसका आंसर निकाल लीजिए, और ये इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है ना? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है ना? हमारा नोट्स कंप्लीट हो गए इस चैप्टर का, इस पार्ट का। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नोट्स सी की, ठीक है ना? तो चलो नोट सी में हम कौन सा टॉपिक डालेंगे? हमारा टॉपिक आता है इक्विलिब्रियम का। क्या समझे आप? इक्विलिब्रियम। नस्ट इक्वेशन के बाद, इतना कुछ होने के बाद, इतना धमाका वगैरह होने के बाद अब स्टेबिलिटी आनी चाहिए। समझ रहे हो ना? तो अब हम ला रहे स्टेबिलिटी। इक्विलिब्रियम, अब तक आपने नस्ट इक्वेशन तक जब आपने पढ़ा तो अब तक आपने इक्विलिब्रियम कहाँ पे पढ़ा था? अगर आप देखें तो आपने पिछले स्लाइड्स को अगर आप व्यू करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी के टर्म्स में। जब हम बातचीत कर रहे थे तब हमने एक स्पॉन्टेनियस कंडीशन बोला था, एक नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशन बोला था, और बीच में इक्विलिब्रियम का कंडीशन बोला था। तो वही चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम में अब तक हमने क्या पढ़ा था? डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, ई ऑफ सेल ऑल्सो बिकम्स 0। वैसे तो डेल्टा जी का इनवर्स होता है ई ऑफ सेल, मतलब अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन, सॉरी नेगेटिव, यहाँ पे लिखती हूँ मैं कि अगर डेल्टा जी लेस देन 0 होता है, और ये भी स्पॉन्टेनियस कंडीशन में, अगर लेस देन 0 होता है तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक उसी प्रकार नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशन की अगर बात करें, नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशन की अगर मैं बात करूं, तो अगर डेल्टा जी यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो डेल्टा ई यहाँ पे क्या हो जाता है? लेस देन 0 हो जाता है। समझ रहे हो ना? और इक्विलिब्रियम में मैंने क्या बोला था? दोनों के दोनों स्टेबल हो जाते हैं, मतलब डेल्टा जी भी इक्वल टू 0 और डेल्टा ई भी इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है ना? तो यही चीज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करने वाले हैं? इस इक्विलिब्रियम को हम नस्ट इक्वेशन में एड ऑन करने वाले हैं, सिंपली यही करने वाले। देखो अब हम नस्ट इक्वेशन को वापस लिखते हैं। जब तक बार बार अगर आप नस्ट इक्वेशन को लिखते जाओगे ना तो क्या होगा कि आपके हाथ चलते रहेंगे उस चीज़ को लेके, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पे 0.0591 लिखने की जगह मैं RT वाला फॉर्मूला यूज़ करती हूँ, RT log Q बाय NF, ठीक है ना? चलो अब हम बात करते हैं, अब तक हमने क्या पढ़ा? E ऑफ सेल विल बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गया, ये वाला टर्म अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? चलो मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, -RT log Q बाय NF। अगर ये 0 हो गया तो ये वाला जो पार्ट है वो इधर आ जाएगा, तो हमको इससे ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू मिल जाएगी। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम एक ऐसा कंडीशन होता है जिससे आप ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू निकाल सको यूजिंग नस्ट इक्वेशन। बट इसमें ज़रूर एक बात याद रखना कि ये जो log Q है ये किससे रिप्लेस हो जाता है? K से, और K की एक अलग सी कहानी है जिसको भी हम अभी ही डिस्कस करेंगे। तो देखो इसका फाइनल इक्वेशन क्या बन जाता है? ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू RT NF log K, और ये K क्या है? इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। जब आपको इक्विलिब्रियम का कंडीशन बोलेंगे तब आपको K की वैल्यू देंगे जिससे आप पता कर सको कि वो जो कंडीशन है वो क्या है? इक्विलिब्रियम है। समझ लो ना? ठीक है। अब K का मतलब क्या है? K जो है वो K क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, K जो है के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ, तो अगर डेल्टा ई ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब डेल्टा K क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? डेल्टा ई मत लिखो, ई ही लिखो यहाँ पे। अगर ई ऑफ सेल, डेल्टा ई कोई बात नहीं होगी यहाँ पे, ई ऑफ सेल की बात होगी यहाँ पे, ठीक है ना? ई ऑफ सेल, तो यहाँ पे ई ऑफ सेल क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0, तो K भी क्या हो जाएगा?
ग्रेटर देन 0, अगर यहाँ पे E लेस देन 0 है तो K लेस देन 0, यहाँ पे इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम है भाई। देखो ये जो K इक्वल टू 0 अगर हमने यहाँ पे लिखा तो क्या यहाँ पे K इक्वल टू 0 हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा, तो इस कंडीशन में K अप्लाई ही नहीं होता, ठीक है ना, ध्यान देना इस बात को। दैट इज वाई आई हैव रिटन दिस थिंग ऑन राइट साइड। चलो आप इस चीज को नोट कर लो, फिर मैं हम कंसंट्रेशन ऑफ सेल की बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सेल्स के बारे में। बट कंसंट्रेशन ऑफ सेल्स के बारे में और इक्विलिब्रियम में आपको एक मेजर डिफरेंस बता दूं कि कंसंट्रेशन ऑफ सेल में क्या होता है, ई नॉट ऑफ सेल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, समझ लो। और इक्विलिब्रियम के कंडीशन में ई ऑफ सेल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है ना, इतनी से डिफरेंस है। तो चलो अब हम बात करते हैं, हेडिंग डालिए कंसंट्रेशन ऑफ सेल, कंसंट्रेशन सेल्स। ध्यान देना मेरी बात को अच्छे से। तो इस कंसंट्रेशन सेल्स में हम वापस मग्गा लेने वाले हैं। कितने मग्गे? 2 मग्गे लेने वाले हैं। पुरानी यादों को वापस ताज़ा कर दूं, एक हमने यहाँ पे एनोड लिया था, नहीं यहाँ पे हमने कैथोड लिया था, अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको दिखेगा ज़रूर, ये हमने कैथोड और यहाँ पे एनोड लिया था। बट अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एनोड ले रहे हैं, यहाँ पे कैथोड ले रहे हैं, जो भी है एनोड कैथोड कहीं पे भी लेना है ले लो। पर डिफरेंस ये रहेगा कि हमने जहाँ पे जिंक ZnSO4 और CuSO4 लिया था, वहाँ पे हम अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों मग्गे में हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे? ZnSO4। क्या बोल रही हूँ मैं? हमको दोनों में ZnSO4 डालना है, क्योंकि यही कंसंट्रेशन ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है कि मान लो कि अगर ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसका अगर कंसंट्रेशन C1 है और इसका कंसंट्रेशन C2 है और दोनों एक ही इलेक्ट्रोलाइट के बने हुए, मान लो यहाँ पे हमारा वो चल रहा है जो भी है, ठीक है ना, ये हो गया हमारा सेल, हाँ, जो कि EMF के थ्रू काउंट हो रहा है, हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा कनेक्शन, ठीक है ना। तो इस कनेक्शन में आपको क्या दिख रहा है? कैनोड दिख रहा है, कैथोड दिख रहा है, दोनों ZnSO4 कैरी कर रहे हैं, बट कंसंट्रेशन दोनों में डिफरेंट है, ठीक है ना, इतनी सी बात आपको पता है। तो अब हमको कंसंट्रेशन ऑफ सेल में हमने क्या बोला अभी तक? हमने ये बोला कि ई नॉट ऑफ सेल हमको क्या करना है? 0 करना है, ओके। अच्छा, तो अब मुझे पहले बताओ कि अब हम एनोड में और कैथोड में रिएक्शन देखेंगे सबसे पहले। अब तक हम जब जितनी बार हमने इस डायग्राम की बात की उसमें हमने सबसे पहले एनोड और कैथोड को क्या किया? रिएक्शन के फॉर्म में देखा, फिर उनको कटिंग कुटिंग की, फिर उसका रिप्रेजेंटेशन देखा। यहाँ तक तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको समझाया था। तो एनोड में क्या रिएक्शन हो रहा होगा? ये वाला एनोड क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है, और ऑक्सीडेशन का काम क्या होता है? तोड़ना। कैथोड क्या करता है? रेड कैट है, उसका काम क्या है? जोड़ना, समझ लो। तो तोड़ने का काम ZnSO4 कर रहा है। अगर आप Zn को लो, जिंक को आप कॉमन आयन मानो, ठीक है ना। अब इस जिंक को अगर आप तोड़ोगे तो ये किस में टूटेगा? Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन में टूटेगा, समझ लो मेरी बात। अगर आप इस कैथोड में जिंक को लो तो वो क्या करेगा? Zn2+ क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा खुद से, और वो किस में बन जाएगा? फॉर्म Zn बन जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है? तो अगर आप इसका नेट रिएक्शन काउंट करोगे, मान लो कि अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो इसका नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा? इसका नेट रिएक्शन हो जाएगा इन दोनों को, अगर आप इसका नेट रिएक्शन में ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, क्योंकि वो वाला 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड में है और ये लेफ्ट साइड में, दोनों में पॉजिटिव साइन है, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा, इतना तो आपको मैथ्स पता ही होगा। तो जब ये कट जाएगा इसका नेट रिएक्शन क्या आएगा? Zn+Zn, हाँ ये बात भी है कि ये जो ये Zn है, ये Zn भी कट जाएगी, ठीक है ना। तो बचेगा ये वाला Zn और ये वाला Zn2+। अब ऐसा क्यों हुआ? अब आप मुझसे ये सवाल करोगे कि हमने इस Zn और इस Zn को काटा, बट इस Zn2+ और इस Zn2+ को क्यों नहीं काटा? ये आएगा आपके दिमाग में सवाल। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको Q वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, जब हम Q की वैल्यू निकाल रहे थे तब मैंने आपको क्या बताया था, जब सॉलिड आएगा और इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमको उनको इग्नोर करना है, और जब एक्वस का टर्म आएगा, मतलब ये क्या थे? ये थे सॉलिड, और ये क्या थे? ये थे एक्वस। और एक्वस में सॉलिड और इलेक्ट्रॉन की कोई वैल्यू नहीं है, एक्वस की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि हमको क्या निकालना है? कंसंट्रेशन ऑफ सेल, और कंसंट्रेशन एक्वस के फॉर्म में ही आता है, समझ लो ना आप मेरी बात। तो हमको क्या करना है? अब एनोड को हमने क्या कंसिडर किया था? C1 कंसिडर किया था इक्वेशन 1 में जो है अभी, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है? ये Zn2+ यहाँ पे लिखना है,
ये जो ये Zn2+ है ये किसका है, C2 का है, और ये इसने आगे क्या रिएक्शन दिया, C1 का Zn2+। समझ रहे हो ना आप मेरी बात। तो यहाँ पे लिखो Zn+2 और ये किसका है, C1 का है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम इसका अगर हम क्वेश्चन निकालने जाए तो क्वेश्चन में आप मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले आपको C1 लिखना है, Zn2+ किसका, C1 जो कि एनोड का है, एनोड का C1 अपॉन कैथोड का C1। समझ गए ना आप मेरी बात। ये C2 हो जाएगा जो किसका होगा, कैथोड का। अब हम क्या करेंगे, आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं अब इस चीज़ को रब करके आपको एक इक्वेशन में बताऊंगी कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो चलो अब चलते हैं अपने इक्वेशन की तरफ। तो अब हम यूज़ करेंगे अपना प्यारा सा नर्स्ट इक्वेशन, जहाँ पे E ऑफ सेल विल बी इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल। अगर आपको ये पूरा चैप्टर नहीं भी आता हो ना तो मैं आपको बता दूं, नर्स्ट इक्वेशन एटलीस्ट याद करके जाना, भूल भी गए होगे अगर बहुत साल बाद पढ़ रहे हो। यहाँ पे हम RT/ln वाले का इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला, RT log Q, क्योंकि हमने अभी Q की वैल्यू निकाली NF। हाँ, अब ये Q की वैल्यू में क्या क्या आएगा और E नॉट ऑफ सेल में क्या डिफरेंस आएगा। तो अब हमने पहली बात तो हमने E नॉट ऑफ सेल के बारे में की, जो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो E ऑफ सेल क्या हो जाएगा, अच्छा अगर आप इस लॉग को तोड़ोगे तो क्या होगा, लॉन था ना यहाँ पे, यहाँ पे लॉन आ जाएगा, और लॉन को अगर आप लॉग करने जाओगे तो 2.303, ठीक है ना, 2.303 आ जाएगा, और RT log Q आ जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो यहाँ पे NF लिख देना आप। हाँ, अब देखो, अगर यहाँ पे अगर आप C1/C2 लिखते हो यहाँ पे Q की वैल्यू, ठीक है ना, यहाँ पे तो आपको कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखना है, आपको Zn2+ के फॉर्म में अगर आप लिखने जाओगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो हम C1 और C2 लिखेंगे, अगर आप क्वेश्चन में सॉल्व करोगे तब आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन का ही टर्म लिखना है, इन अदर वर्ड्स। तो आपको अगर ये नेगेटिव साइन हटाना है तो आप क्या करोगे, आपके पास क्या ऑप्शन है, ध्यान दीजिए मेरी बात। आपने जब पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था तब आपने इस साइन को हटाने के लिए किसका इस्तेमाल किया था, आपने इसी का इस्तेमाल किया था। जब यहाँ पे आपको 0.1 दिखा था तब आपने इसको, जब log की 10⁻⁻1 वैल्यू आई थी और वो -1 इस -1 के साथ, इस माइनस के साथ क्या हुआ, कट गया था। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो हम क्या करेंगे, इसके वैल्यूज को चेंज कर देंगे, मतलब इसको रेसिप्रोकल में डाल देंगे। बस यहाँ पे C2/C1 आ जाएगा, C1/C2 की जगह। log में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 2.303 आ जाएगा, RT NF आ जाएगा, डेट्स इट। और यही हो जाएगा हमारा E ऑफ सेल का फॉर्मूला, है ना। आप इसको अच्छे से नोट डाउन करो, फिर मैं मिटा देती हूँ इसको। चलो आप इसको नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों, अब तक हमने नोट सी के बारे में बात कर ली, जहाँ पे हमने कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम करके मामला को सुलझा दिया था। तो अब हम मामला को सुलझाने के बाद हमको इतनी सारी बातें समझ में आ गई, पर एक चीज़ हमको ये समझ में नहीं आई, अगर हम उस मग्गे में सिर्फ ZnSO4 और Zn के साथ रिएक्शन ना करवा के अगर हम किसी और इलेक्ट्रोलाइट्स को लेके उनके साथ रिएक्शन करवाए तो क्या उसमें एनोड कहाँ पे आएगा, कैथोड कहाँ पे आएगा, तब उसको किस तरह से सॉल्व करना है एज एन इलेक्ट्रोलिसिस, हम वही चीज़ आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो आप हेडिंग डालिए नोट्स, कौन सा, D, और इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम इलेक्ट्रोलिसिस जैसे टर्म को बहुत ही ज़्यादा गहराई से समझेंगे। अब तक आपने जो भी इलेक्ट्रोलिसिस में समझा उससे कई ज़्यादा गुना डीप हम इस बात को समझेंगे। हम बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट और मोल्टन एक्वस फॉर्म को क्या करेंगे, उसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू तोड़ेंगे। क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू तोड़ेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, सिंपली आप लिखो, इट इज़ अ केमिकल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना, ऑफ मोल्टन और एक्वस solution using electricity। ठीक है ना। अच्छा ध्यान दो मेरी बात को, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे सब्सटेंस लिख दीजिए,
वैसे वो सोल्यूशन ही बन जाता है जब कोई सब्सटेंस मोल्टन और एक्वस फॉर्म में आ जाता है तो, बट फिर भी हम इसको सब्सटेंस लेके बोलेंगे, ठीक है ना। तो चलो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की। इलेक्ट्रोलिसिस में अब तक हमने इतनी सी बात पढ़ ली थी कि एक मग्गा होता है जिसके ऊपर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड होता है ना। और हमने एक इलेक्ट्रोड नहीं, हमने 2 इलेक्ट्रोड लिए थे, तो मग्गे को थोड़ा बड़ा करते हैं सो दैट दोनों इलेक्ट्रोड इसके अंदर घुस सके। तो ये हो जाएंगे इलेक्ट्रोड का स्ट्रक्चर और ये हो जाएगा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। हाँ, अब तक हमने इसकी बारे में बात की। ये क्या था, हमारा इलेक्ट्रोलाइट था। ये क्या था, इलेक्ट्रोलाइट था। बट जो हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं ना, वो क्या होता है, आप हेडिंग में ही साइड में लिख लीजिए, ये गैल्वेनिक सेल का क्या होता है, रिवर्स होता है। क्या होता है, गैल्वेनिक सेल का रिवर्स होता है। किस चीज में रिवर्स होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हर चीज को रिवर्स नहीं बोल सकते गैल्वेनिक सेल से। गैल्वेनिक सेल का कॉन्सेप्ट और इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, पर डिफरेंस यही है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा एक जगह से लेके दूसरी जगह पे, यहाँ पे आप चार्जेस डालो सो दैट आपको और अच्छे से पता चलेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर आप डालोगे तो आपने क्या पढ़ा था इससे पहले, आपने गैल्वेनिक सेल की तरफ अगर हम चले तो आपने गैल्वेनिक सेल में क्या पढ़ा था, आपको मैंने बताया था एनोड को हम नेगेटिव बोलते हैं, कैथोड को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। ये पढ़ा था। ये जो चीज़ पढ़ा था ना हमने, ये चीज़ वो बात नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र के बारे में, मतलब ये चीज़ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र को दर्शाता नहीं है। ये चीज़ केमिस्ट्री का रूल है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, तब आपको नेगेटिव चार्ज, अगर आपको कोई आयन को अगर आप तोड़ते हो ना, तो नेगेटिव चार्ज को आपको एनोड में रखना पड़ता है। मतलब नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव आयन जो है वो एनोड वाले इलेक्ट्रोड को प्रेफर करता है, और जो पॉजिटिव आयन क्रिएट होता है वो कैथोड वाले इलेक्ट्रोड को प्रेफर करता है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये हमने पिछले वीडियो में बात की थी, बट हमने ये चीज़ बात नहीं की थी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से कहाँ पे होता है। वो उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ये बात आपको बता दिया मैंने। चलो अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ पे होता था। तो देखो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये कॉन्सेप्ट है। पर ये गैल्वेनिक सेल का उल्टा क्यों है, क्योंकि रिवर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल का क्यों रिवर्स है ये, क्योंकि यहाँ पे जो एनोड है उसको हमने क्या कंसीडर किया है, पॉजिटिव कंसीडर किया है। मतलब जो जिसमें पॉजिटिव चार्ज है उस इलेक्ट्रोड को हम एनोड मान रहे हैं, और जिस सेल में नेगेटिव चार्ज है उसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, कैथोड कंसीडर कर रहे हैं। समझ रहे हो ना आप मेरी बात। और यहाँ पे कैथोड अगर हम लिखे, कैथोड उसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, नेगेटिव। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये हो जाएगा रिवर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में हमने क्या किया था, एनोड को नेगेटिव माना था और कैथोड को हमने पॉजिटिव माना था। यहाँ पे उस जो पहले मैंने आपको एक क्लाउड के अंदर आपको मैंने एनोड और कैथोड का साइन बताया, उससे कोई रिलेशन नहीं है इसका, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है, वो आयन के लिए अप्लाई होता है और ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए अप्लाई होता है। समझ रहे हो ना मैंने क्यों इसको रिवर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल बोला। चलो अब इसको हिंदी में अपने भाषा में भी लिख सकते हो अपने नोटबुक में, दैट विल बी मोर ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, अगर आप वापस पढ़ने आओगे तो ये चीज़ आपको पता चल गया। तो चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि एक NaCl है। अब NaCl भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, जहाँ मतलब एक आयन है जिसको हम क्या कर सकते हैं, आयन्स में तोड़ सकते हैं, डिकम्पोजिशन कर सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो हम जब NaCl को तोड़ेंगे तो इसके 2 आयन्स बनेंगे, एक बनेगा Na+ और Cl-। इतना पता है, ठीक है ना। अब बताओ मुझे, ये जो Na+ है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, वो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में कहाँ पे जाएगा, वो बेसिकली वो कैथोड की तरफ मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा, कैथोड की तरफ। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। ये मैंने क्लाउड के फॉर्म में भी आपको बताया और अभी भी बता रही हूँ। वो क्लाउड वाला चीज़ भी लिख लेना, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और Cl में एनोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना, ये बात याद रखना। तो चलो अब हम समझते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में डिफरेंट हम क्या करेंगे,
आयंस को लेंगे, आयनिक सब्सटेंस को लेंगे और उनका हम इलेक्ट्रिसिटी डाल के हम क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे, उनको तोड़ेंगे, उनको 2 आयंस में कन्वर्ट करेंगे और उन दोनों आयंस को अलग अलग रिएक्शन में इस्तेमाल कर करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस होता है और उसका एप्लीकेशन क्या होता है ना। तो चलो आप इसको लिख लीजिए, मैं फिर इसको रब कर देती हूँ। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम कंपाउंड ले लेके स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा। किसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं, सबसे पहला वाला NaCl। तो हम पहले तो इसमें कैथोड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कैथोड में रिएक्शन करवाएंगे, फिर हम इसको एनोड के साथ रिएक्शन कराएंगे, मतलब कैथोड एंड में इसका रिएक्शन होगा, एनोड एंड में इसका रिएक्शन होगा और दोनों एंड से जो रिएक्शन से जो गैस या जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो हमको पता होना चाहिए। दैट्स इट। आपका मोटिव है बस कैथोड से कौन सा प्रोडक्ट निकल रहा है, एनोड से कौन सा प्रोडक्ट निकल रहा है इन ऑल द आयनिक कंपाउंड्स। आपको वो चीज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही चीज आपको काम आने वाली है आगे के क्वेश्चंस में, है ना। तो चलो समझते हैं कैथोड में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना आपको जस्ट MCQ में डायरेक्टली पूछते हैं, है ना, इसलिए ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो कैथोड में आपको पता है, अभी आपको मैंने पिछले स्लाइड में आपको क्या बताया था कि NaCl में Na+ होता है, जो Na+ किस में आ जाता है, कैथोड वाले पार्ट में आ जाता है, और Cl- जो कि नेगेटिव होता है वो किस में आता है, एनोड में आ जाता है। तो ये हो जाएगा Cl-, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे Na+ और Cl- आ गया। चलो अब इसका रिएक्शन करवाते हैं। अगर आप इस Na+ का रिएक्शन करवाओ तो क्या होगा, Na+ क्या कर रहा है यहाँ पे, ये क्या है कैथोड है। तो कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब जुड़ेगा, कुछ ना कुछ जुड़ेगा, एक फॉर्म होगा प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ पे अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ले लो तो आप एक Na बना सकते हो इसको जोड़ के, समझ रहे हो ना। आपके पास और कोई चारा नहीं है Na बनाने के सिवा। तो आप क्या बना लोगे, एक Na बना लोगे, जो क्या हो जाएगा, एक सॉलिड फॉर्म हो जाएगा। और ये कौन सा फॉर्म था, ये था एक्वस फॉर्म। हाँ समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। चलो अब क्लोरीन की बात करते हैं। अगर आप क्लोरीन का क्या होगा, स्पेशली ऑक्सीडेशन होगा, मतलब टूटेगा ही। अब क्लोरीन को अगर आप और तोड़ोगे तो एक इंसान जब ऑलरेडी क्लोरीन में है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अगर आप इस चीज़ को तोड़ोगे तो ये, अगर इसको गैस के फॉर्म में अगर इसको इमर्ज होना पड़े तो इसको हाफ क्लोरीन चाहिए रहेगा। समझ रहे हो ना आप मेरी बात, क्योंकि इसमें कितने क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, इसमें क्या है, 2 क्लोरीन निकल रहा है। तो 2 क्लोरीन निकलने के लिए आपको हाफ क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, हाफ मोल लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप इसका हाफ मोल लेते हो तो इससे आपको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता हुआ भी दिखेगा, क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसी इलेक्ट्रॉन के थ्रू बना है। अगर आप इसको रिवर्स अगर रिएक्शन करवाओ इसका, तो आपको एक क्लोरीन माइनस बनते हुए दिखेगा। समझ रहे हो ना आप मेरी बात, ठीक है। तो चलो अब समझते हैं दूसरे इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को। बिफोर गोइंग टू दैट आपको मैं फाइनल आंसर बता दूं कि कैथोड और एनोड में फाइनल चीज़ें क्या क्या निकल के आई। तो फाइनली आपको इसमें Na जो कि सॉलिड फॉर्म में था वो निकल के आया और दूसरा क्लोरीन का गैस निकल के आया। चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे एनोड में क्या निकला, एनोड में निकला क्लोरीन का गैस, और कैथोड में क्या निकला, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो रिएक्शन आपको याद रहे या ना रहे, बट ये चीज़ जो है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, जो कि मैं क्लाउड के फॉर्म में लिखूंगी, क्योंकि क्लाउड वाली चीज़ ही आपको याद रखनी है, ठीक है ना। जस्ट अ सेकेंड। तो चलो हम लोग बात करते हैं सेकेंड इलेक्ट्रोलिसिस की। तो सेकेंड हम इलेक्ट्रोलिसिस किसको करवाएंगे, सेकेंड इलेक्ट्रोलिसिस हम पानी को ही करवा देंगे। क्या करेंगे, हम पानी को ही करवा देंगे। तो पानी में हम अगेन कैथोड लेंगे और क्या लेंगे, एक एनोड लेंगे, ठीक है ना। अब इनका रिएक्शन देखते हैं। कैथोड में हम कितने हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल लेंगे, 2, और एनोड में कितने लेंगे, H2O, 1 मोल लेंगे। हाँ तो चलो आगे समझते हैं किस तरह से इसको रिएक्शन में परफॉर्म करना है। अगर आप इसका रिएक्शन परफॉर्म करोगे कैथोड में तो आपको हाइड्रोजन गैस दिखेगा, ठीक है ना। 2 हाइड्रोजन इसने पकड़ लिए, तो अब बचे कितने, 2 हाइड्रोजन बच गए और 2 ऑक्सीजन बच गए। 2 हाइड्रोजन अगर गैस के फॉर्म में निकल गया तो बचे कितने, 2 हाइड्रोजन बच गए, 4 हाइड्रोजन थे तो 2 हाइड्रोजन बच गए, 2 ऑक्सीजन बच गए। वो आगे चल के 2OH- के फॉर्म में निकल जाएगा। समझ रहे हो ना इतनी सी बात मेरी, ठीक है ना। चलो आगे समझते हैं। अगर इस H2O को लोगे आप, अगर आपको इसको गैस के फॉर्म में इमर्ज करना है ऑक्सीजन को, क्योंकि हमारा फाइनल प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको आगे चल के क्या दिखेगा, अगर आप
2 ऑक्सीजन को हाफ करते हो यहाँ पे, तो आपको बचेगा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। और एनोड का काम क्या होता है, जितना ज़्यादा तोड़ सको, ऑक्सीडाइज कर सको। ऑक्सीडेशन मतलब तोड़ना। अब ऑक्सीजन तो टूट गया, चलो हाइड्रोजन गैस अगर जो निकलेगा, अगर हम यहाँ पे भी H2 गैस लिखेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, जो कि कट सकते हैं, नहीं कटेंगे बट सेम हो जाएगा। बट हमको एनोड और कैथोड का क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, वो डिफरेंट चाहिए, ठीक है ना। तो हमको इस H2 गैस को भी और तोड़ना है। अगर आप इस H2 गैस को और तोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा, H2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो ना, सॉरी H2+ नहीं, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इससे आपको क्या पता चल रहा है, क्या क्या इसका प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, एक ये और एक ये। तो आप इसको अच्छे से यहाँ पे लिखें कि कैथोड का प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है, कैथोड का प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है, H2 निकल के आ रहा है। और एनोड का प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है, एनोड का प्रोडक्ट आ रहा है O2। ये क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस है। तो ये जो क्लाउड में मैं आपको फॉर्म करके दे रही हूँ ना, ये चीज़ ज़्यादातर आपको याद रखनी है। रिएक्शन आपको रटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए वो आप देख लो, बट ये दोनों चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जो भी मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस करवाऊंगी उसमें मैं बिना रिएक्शन के जस्ट आपको फाइनल आंसर लिखवाऊंगी। यहाँ पे 2 हो चुके हैं और 3 बचे हैं मेरे ख्याल से, और उस तीनों को मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस के फॉर्म में 3 जस्ट ये इसका बाय प्रोडक्ट बताऊंगी, एनोड क्या होगा, कैथोड क्या होगा, बस इतनी सी बात करेंगे, ठीक है ना। इस टॉपिक, ये टॉपिक आप जितनी जल्दी क्लोज कर सको उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। बच्चों को यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है क्योंकि वो लोग इन क्लाउड वाले फॉर्म को याद नहीं कर पाते। चलो आप इसको नोट कर लो, मैं फिर आपको बताती हूँ आगे के 3 आयंस।